किसी की शाम सादगी वाली गजल थी उसका। स्टार्टिंग के 3 शेर जो पहले पेज में वो हो गए थे। आगे से अच्छा। अभी कंटिन्यू करते हैं, मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दी है। तो स्टार्ट करते हैं उसको। चरागे शब के हाल पर टपक रहे थे अश्के दिल। एक मिनट। बड़ी हाँ। बड़ी सितम जरीफ थी शहर जो मुस्कुरा गई। तो हाँ। हमारी फरमा रहे हैं कि चरागे शब की जो हालत है, यानी कि जो रात का चराग है, रात की रोशनी है, उसके हाल पे टपक रहे थे अश्के दिल। मतलब हम्म। कि कहने का मतलब है कि जो रात है, तो रात में के अंधेरा होता है तो चराग जलाया जाता है एक रोशनी के लिए। कुछ आ, इसको लालटेन बोलते हैं, या जो भी एक है दिया, या जो भी कुछ भी एक रोशनी के लिए कुछ जलाया जाता है। तो उसकी जो उसका जो तेल होता है या जो होता है, तो वो खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। तो सुबह हो जाती है, फिर तो रोशनी हो जाती है। तो कह रहे कि जो उसकी हालत है चरागे शब की, उसके हाल पे टपक रहे थे अश्क दिल, यानी कि दिल से आंसू निकल रहे हैं उसके हालत पे। हम्म। लेकिन बड़ी सितम जरीफ थी, यानी कि बहुत मासूमियत से, हल्के से सितम ढाने वाली थी। कौन? शहर जो मुस्कुरा गई, यानी कि जो सुबह, जो आने वाली सुबह थी। क्योंकि सुबह हो गई तो अब रात खत्म हो गई। तो अब सुबह हो गई तो सुबह मुस्कुरा रही है, सब लोग देख पा रहे हैं, रोशनी है। तो शहर जो है वो मुस्कुरा गई कि भाई रात खत्म है, अब शहर का वक्त आ गया है। तो लेकिन कह रहे हैं कि जो दिल के आंसू थे वो चरागे शब के लिए टपक रहे थे। मतलब क्या है इसका कहने का, कि अगर इसको स्पिरिचुअल वे में समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, कि जो रात का वक्त है वो अंदर में जो चराग जल रहा है, अंदर में जो ज्योति है, उससे जुड़ने का वक्त है। लेकिन क्योंकि जो दुनियावी लोग हैं, जो जिनको इस रास्ते के बारे में पता नहीं है, या पता है उसके बाद भी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो रात को सही तरह से यूज नहीं करते हैं, कि शांति है तो अंधेरा है, तो अंदर की जो रोशनी है, अंदर की जो आवाज है, उससे जुड़े। तो उसकी हालत बता रहे हैं कि जो अंदर में जो दिया जल रहा है, वो जो ज्योति है वो भी चाह रही है कि आत्मा आके उससे जुड़े। लेकिन क्योंकि आत्मा नहीं जुड़ रही है, तो कह रहे हैं कि दिल से आंसू निकल रहे हैं, कि उसकी ऐसी हालत है कि आ, आत्मा जो है उसको करना चाहिए था कि वो जुड़े, ज्योति से, शब्द से जुड़े, और अंदर की दुनिया में बढ़े, जो अंदर की शहर है वहां तक पहुंचे। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। वो इंसान सो रहा है, रात को यूज नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो, उसकी हालत ऐसी है कि उस पे आंसू आ रहे हैं। और जो सुबह है वो बड़ी खुशी से आ गई कि वे रात खत्म हो गई है, सब लोग खुशी से सुबह उठ रहे हैं, सबको, सब रोशनी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो हालत है, जो असली मकसद था शब्द का इस्तेमाल करने का, वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उस पे तरस आ रहा है, कि उसकी हालत पे रोना आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं दिल से। हम्म। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते निगाह। हैं। जी। निगाहे साकिए अजल अजब करिश्मा साज थी, जुनू की आंख खुल गई, खिरत को नींद आ गई। ये शेर कई बार महाजी ने समझाया हुआ है सत्संग में, आई थिंक इस पे किया हुआ है, कि जो साकिए अजल हैं। साकी अजल क्या अजल होता है कि जो दुनिया शुरू हुई थी तब से जो चीज है उसको अजल बोलते हैं, फ्रॉम द डे बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। और साकी अदल क्यों बोला है, कि साकी जो है वो मुर्शिद है, वो एक्चुअली क्या है, वो परमात्मा का ही जीता जागता रूप है, जो दुनिया में शरीर ओढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए वो अजल से हैं, क्योंकि परमात्मा अजल से था। तो जो गुरु हैं वो भी अजल से हैं। कभी किसी और शरीर में वो जो पावर काम कर रही थी, जो डिवाइन पावर, कभी किसी और में, तो वो अजल से हैं, इसलिए साकी अजल बोला है उनको। तो जो साकी अजल है, उनकी जो निगाह है, निगाह साकी अजल, वो अजब करिश्मा साज थी। करिश्मा हमको पता है, मैजिकल। साज होता है जो साख्तन से आता है, इसका मतलब होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ बनाने वाला, कुछ मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाला, या फिर तो कहने की जो मुर्शिद की निगाहें हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जादू होता है, करिश्मा साज है वो। क्यों करिश्मा साज है? कि उनके अलावा दुनिया में हम जिससे भी मिलें, किसी से बातचीत करें, या इसके कुछ पढ़ें, कुछ भी करें, इवन स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियस जो भी चीजें हैं, धर्म पुस्तक हैं, धर्म स्थान है, कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो जो हमको है कि लोगों से दुनिया की बातें मालूम चलती हैं, दुनिया के बारे में डिस्कशन होता है।
जो कि दिमाग उसे सोचते हैं कि अच्छा यार, किसी के संग हम लोग रिलीजियस प्लेस पे भी गए हैं तो वहां से निकले यार, सोच वहां बातें कर रहे हैं कि भी बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, जॉब चेंज करनी है, या जो भी दुनिया की चीजें हैं जो खिरद से रिलेटेड है कि भाई कहाँ प्रॉफिट इंटेलेक्ट। हमको मिले। हाँ, इंटेलेक्ट। तो उसकी बातें ही होती हैं। लेकिन एक पूर्ण गुरु ही है जैसा कि अजल है, वही एक ऐसा है जिनकी निगाहों से क्या होता है कि वो खिरद जो है वो शट डाउन हो जाती है, मतलब वो दिमाग, बिजनेस, प्रॉफिट, वो सब गायब हो जाता है और जुनून की आंख खुल जाती है। तो जुनून की अवस्था जो है वो महाजी बताते हैं कि जो प्रेम की सबसे हाई स्टेज है उसको जुनून बोलते हैं या पागलपन बोलते हैं। तो वो जो प्रेम है वो डिवाइन लव की यहाँ बात हो रही है, दुनियावी लव की बात नहीं हो रही। कि जब जब एक पूर्ण महापुरुष की आंखें हमारी तरफ होती हैं, नजर कर्म हमारी तरफ होती हैं, तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है और जुनून जो है वो जाग जाता है। मतलब कि हमारा ध्यान दुनिया की चीजों से हट जाता है और एक डिवाइन लव की धारा हमारे अंदर बहने लगती है, जो कि परमात्मा के लिए है या गुरु के लिए है, जो कि डिवाइन लव है। और उसके तरफ हम और उसमें अपने आप को ऐसा खो देते हैं कि एकदम जुनून की हालत में पहुंच जाते हैं कि हमें बाकी सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। सिर्फ वही याद रहता है बस, बाकी क्या हुआ था, क्या है, प्रॉफिट लॉस, दुनिया, बिजनेस, जो भी रिलेशन, सब भूल जाते हैं हम लोग। तो वही कह रहे हैं कि वो एक जादुई चीज है उनकी आंखें। ऐसा कहीं दुनिया में कोई कोई साज ऐसा नहीं है जिससे हमको ऐसी चीज मिले कि जो जो डिवाइन लव है, जुनू है, उसको हमारे अंदर जागृत कर दे और किरत को हटा दे। तो यही इस शेर में फरमा रहे हैं महाराज जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मेरी निगाहें तृष्णा लब की, सर खुशी ना पूछिए, कि जब उठी निगाहें नाज, पी गई पिला गई। अभी कह रहे हैं कि मेरी निगाहें तृष्णा लब की, मतलब कि तृष्णा लब होता है प्यास, एंड तृष्णा मतलब प्यास के लिए होता है, लब यानी कि होठ, सूखे होठ है, प्यास लग रही है, उसको तृष्णा लब पूरा फ्रेज बोला जाता है। तृष्णा लब की सर खुशी ना पूछिए, मतलब कि जो उसकी खुशी का जो चरम सीमा है उसकी वो मत पूछिए। और जिसकी निगाहें तृष्णा की, यानी कि जो आंखों की प्यास है, जो अपने महबूब को, अपने मुर्शिद को देखने की प्यास है, उनसे आंखें चार होने की प्यास है, उसकी सरखुशी ना पूछे कि वो किस मतलब एक पीक लेवल पे उसकी खुशी पहुंच गई है बिल्कुल। क्यों पहुंच गई? कि जब उठी निगाहें नाज, पी गई पिला गई, यानी कि जब हमारे मुर्शिद की नजरें उठी, हमारी तरफ पड़ी, हमारी आंखों से मिली, तो जो रूहानी शराब है वो वहां से यहाँ ट्रांसफर हुई। पी गई पिला गई, मतलब कि हमने रूहानी शराब पी ली और उन्होंने पिला दी। मतलब क्या है कि आत्मा को उबार मिल गया, जो एक डिवाइन चिंगारी है, जो स्पिरिचुअल, वो हमको मिल गई, एक उबार आत्मा में आ गया, ध्यान हमारा अंदर की तरफ हो गया और हम दुनिया से अलग हो गए, खुद ही से अलग हो गए। तो वो क्या बोलते हैं, जो जो खुशी उसके बाद मिली ना, उस खुशी की कोई लिमिट नहीं है, इस लेवल पे खुशी पहुंच गई कि मतलब मत पूछो कि क्या उसकी हालत थी, कि इतना खुशी, इतनी खुशी मिली कि जिस जो इंतजार था हमको कि हमारे गुरु एक बार हमको देख लें, हम पे तवज्जो हो जाए उनकी, तो वो हो गई। तो उसके बाद इतनी खुशी है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। राइट। अच्छा, आगे है कि गरीबे दश्त के लिए अनीस वक्त कौन था, बस एक शाम बेकसी गले से जो लगा गई। एक सेकंड, सॉरी, होल्ड करिएगा। हाँ, गरीबे दस्त के लिए अनीसे वक्त कौन था, बस एक शाम बेकसी गले से जो लगा गई।
तो वो माजी फरमा रहे हैं कि गरीबे दस्त के लिए, मतलब कि दस्त फारसी में बोलते हैं हाथ को। ठीक है, तो गरीब हाथों के लिए मतलब कि जो दुनियावी लेवल पे अगर समझें तो जो लोग जैसे थोड़ा फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं या किसी और से उनको लेवल पे दिक्कत है, तो दुनिया वाले जो रिश्तेदार भी एटलीस्ट होते हैं, पड़ोसी दोस्त मित्र, वो सब मुंह मोड़ लेते हैं हमसे कि हमारे साथ नहीं रहते, हम हमसे ना बात करते हैं, ना हमारी बातों का जवाब देते हैं, फोन नहीं उठाते कि कोई कुछ हेल्प ना चाहिए उसको। तो वही फरमा रहे हैं कि अनीसे वक्त होता है कि वक्त पे काम आने वाला दोस्त, एक तरीके से जो हमदम है हमारा, जो जिसको हम बड़ा अपना क्लोज समझते हैं। तो गरीबे दस के लिए अनीसे वक्त कौन था, मतलब कि जो गरीब हाथ हैं उनके लिए कौन था भाई जो उसके साथ दे, उसके साथ उसके हेल्प हेल्प करे उसकी प्रॉब्लम्स में। बस एक शाम बेकसी गले से जो लगा गई, बस क्या था, बेकसी होता है कि मतलब विदाउट एनीवन, फारसी का ये टर्म है। तो शाम बेकसी मतलब क्या है कि ऐसी शाम जिसमें कोई नहीं है, मतलब अकेलापन है, तन्हाई है, लोनलीनेस है। तो वही एक ऐसी चीज है जो उसको गले लगाती है कि कोई तन्हाई है, बस खाली अकेलापन ही है, वही मतलब एक कहने का तरीका है। अकेलापन मतलब कि कोई है नहीं, बट अकेलापन भी कुछ है, एग्जिस्टेंस है, तो वो गले लगाता है उसको। मतलब ये है कहने का। तो इसको अगर थोड़ा दूसरा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब ये है कि जो दुनिया में जैसे कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में है, तो जैसे कि फाइनेंशियली या फिर जो भी, तो उसको गरीब दस्त से इंडिकेट किया गया है। तो जो भी है, ऐसे दुनिया में कोई रिलेशनशिप नहीं अच्छे हैं या फाइनेंशियली कुछ नहीं है, तो इसलिए कोई दोस्त मित्र नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी हुआ, तो कोई बुरे वक्त में साथ नहीं होता है। खाली एक शाम बेकसी होती है, मतलब कि जो रात है, जो अकेली रात है, उसमें क्यों वो गले लगाती है, क्योंकि जब तन्हाई है, कोई नहीं है, तो वहाँ हम परमात्मा की को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई नहीं है तो इंसान जो है वो उनकी याद में बैठता है, उन्हीं से प्रार्थना करता है फाइनली आके। या अगर कोई नामदान लिया हुआ है जिसने, तो फिर वो ध्यान पे बैठता है, तो वो अकेली तन्हाई में उस समय बैठता है। और फिर उसको जो परमात्मा का अनुभव होता है, तो वही जो अकेली शाम थी वहां उसको परमात्मा मिल गए, तो सब कुछ मिल गया, तो वही गले लगाती है उसको, जो तन्हाई है, शाम की तन्हाई है, वही वक्त है जब वो पा सकता है, मतलब कि परमात्मा की मतलब एग्जिस्टेंस अपने साथ। तो इसलिए कह रहे कि वो शाम में बेकसी होती है जो उसके साथ रहती है, बाकी और कोई साथ नहीं होता उसके। ठीक है। अम, राइट। आगे है कि खजा का दौर है मगर वो इस अदा से आए हैं, बाहर हाँ। दर्शने हजी की जिंदगी पे छा गई। खजा होता है पतझड़, इसको हम लोग बोलते हैं, पाइस बोलते हैं फारसी में, या ऑटम बोलते हैं। हाँ, तो खजा का दौर है मगर वो इस अदा से आए, मतलब कि ये नेचुरल जो सीजन है उसके थ्रू एक जिंदगी की हरजी बता रहे हैं कि जिंदगी में खजा का दौर आ रखा है, कि मतलब दुनिया में हम बहुत परेशान हैं किसी भी रीजन से, फाइनेंशियल, इमोशनल, या जो भी रीजन से, कि हमें मतलब लग रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उस मतलब एकदम जिंदगी का जो पतझड़ चल रहा है कि सब कुछ खराब ही खराब हो रहा है। तो उस दौर में क्या होता है कि जब हम अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, या उनकी एग्जिस्टेंस हम दूर से भी फील करते हैं अपने पास, मतलब वो हम उनके साथ बेसिकली जब भी होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जब आते हैं तो इस अदा से आते हैं कि तो दर्शने हजी हैं, मतलब कि दुखी है, अपने बारे में बात कर रहे हैं कि कोई कोई भी शिष्य है जब, तो वो आता है जब उनके पास, तो क्या होता है कि जो एक उदास शिष्य होता है, उसकी जिंदगी पे बाहर छा जाती है। क्यों बाहर छा जाती है, कि हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हम लोग दर्शनों के लिए बैठे हैं लाइन में या पंडाल में या कहीं भी, तो एक बार जब जब महाराज जी हमारे नजदीक आते हैं, भले कुछ सेकंड्स या मिली सेकंड्स का वक्त होता है, लेकिन उसके बाद हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हम सारे गम भूल जाते हैं, एकदम खुशी से खुशी आ जाती है वो। फिर काफी टाइम तक हम लोग चेहरे पे स्माइल नहीं रहती है, या फिर हो सकता है हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, जो जिस प्रॉब्लम को हम लेकर आए बिना बोले ही सॉल्व हो जाए। तो वही वकी वो इस अदा से आते हैं कि जिंदगी पे बाहर आ जाती है, मतलब कोई पतझड़ जैसी जिंदगी लेकर आता है और उसकी जिंदगी में बाहर आ जाती है, मतलब कि जो दुखों भरी जिंदगी से कोई आता है, तो उसके दुख सब दूर हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। हम्म। ट्रू।
you. तो गजल हो गई है खत्म। इस पूरी गजल में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट गजल ले सकते हैं। Yeah. Okay, नेक्स्ट कौन let's. सी है? जी। कब खामोशी को मोहब्बत की दवा समझा था मैं। अच्छा अच्छा। इसका एक वाला जो लास्ट, सेकंड लास्ट है। गरीबे दश्त के लिए अनीसे वक्त कौन था, बस एक हम्म। शाम बेकसी गले से जोड़ा। इसका जरा एक बार बता दें। इसका मतलब यही है कि जो गरीब दस्त होता है, कि गरीब हाथ, मतलब दस्त फारसी में हाथ को बोलते हैं। मतलब कि वही, ये जो दुनिया में गरीब इन द सेंस फाइनेंशियली गरीब है, या किस्मत से गरीब है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसके साथ आ रखी हैं, फाइनेंशियल ना ही हो बट प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको गरीब से रिप्रेजेंट किया गया है। तो गरीब दस्त के या गरीब दस्त के लिए अनीस वक्त कौन था? अनीस वक्त होता है कि जैसे वक्त यानी कि टाइम, और अनीस यानी कि कोई साथी, कोई दोस्त, मित्र। हाँ, a friend in need. राइट, अ फ्रेंड इन नीड, हाँ। तो जब समय का साथी, या हर वक्त जो साथ देने वाला हो, मुश्किल समय में जो साथ देने वाला हो, ठीक है। तो जिसको हम समझते हैं कि हमारे सबसे क्लोज है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा हमें साथ देगा, लेकिन जब सही में हमें बुरी हालत होती है, बुरी चीजें होती हैं जिंदगी में, तो वो भी साथ नहीं रहता हमारे। ठीक है, तो अनीसे वक्त कौन था, मतलब कि कौन था ऐसा जो हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ था। बस एक शाम बेकसी गले से जो लगा गई, यानी कि बस शाम बेकसी थी, यानी कि ऐसी शाम जो तन्हा है, बेकसी यानी कि बिना किसी इंसान के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मतलब किसी के सपोर्ट के। तो ऐसी Yeah. शाम है वही खाली गले से लगाती है, मतलब कि Solid, right? हाँ राइट राइट, मतलब यही है कि जब जैसे कहने का मतलब है कि तन्हा तन्हा है, कोई अकेला है, मतलब वैसे कोई उसके साथ कोई है नहीं, इसलिए वो अकेला है। लेकिन वो अकेलापन भी एक चीज है ना, तो अकेलापन उसके साथ है तो वही उसको गले लगाता है, मतलब कि अकेलापन में ही फिर इंसान अपना अपना सारा खुद ही ढूंढता है। बाकी इसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि जो शाम का अकेलेपन का टाइम है, वो उस फिर जब इंसान दुनिया से दुखी है, गरीबे दस्त की हालत में है, तो फिर वो परमात्मा के याद में बैठता है, उनसे प्रार्थना करता है, या फिर ध्यान अभ्यास पे बैठता है। तो जब वो वैसा करता है तब उसको फिर परमात्मा का सहारा मिलता है, उनकी एक एग्जिस्टेंस है, उनकी प्रेजेंस है वो महसूस होती है। तो जब परमात्मा की प्रेजेंस महसूस हुई है, गुरु की प्रेजेंस महसूस हुई है, तो फिर और हो कुछ और ना हो, वो सफिशिएंट है फिर। तो इसलिए वो गले लगाना मतलब ये कि है कि वो तन्हाई और जो अकेलापन, जो रात की तन्हाई का टाइम है, वही टाइम है जब हम परमात्मा से गले लग सकते हैं, उनकी प्रेजेंस अपने साथ महसूस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे फरमाया गया कि बस एक जो शाम है बेकसी है गले से जो लगा के, मतलब कि बस एक वही टाइम है जब हमें जो परमात्मा का हाथ मिलता है, बाकी किसी और का हाथ नहीं मिलता, ना दुनिया में किसी का सहारा भी नहीं मिलता। एक परमात्मा का सहारा मिलता है, वो भी कब मिलता है? जब शाम में बेगसी का वक्त है, जब जब प्रार्थना करता है इंसान, या ध्यान में बैठता है। Hmm. ठीक है। अच्छा। Thank you, अब Sachin. जी, अगली गजल है, उसका पहला शेर है कि कब खामोशी को मोहब्बत की जुबां समझा था मैं, था आया वो राज दिल जिसको नेहा समझा था मैं। मतलब इसमें हमारी फरमा रहे हैं कि जो खामोशी है, यानी कि साइलेंस है, शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है, जो स्थिति है, उसको मैं मोहब्बत की जुबां कब समझा। मतलब कि मुझे लगता था कि भाई खामोश रहना है। तो जैसे स्पिरिचुअल का जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं यहाँ पे कि कृपा सिंह महाराज सत्संग में कहते थे ना कि गुरु के पास जाओ तो कुछ बोलो मत, बस ऑब्जर्व करो, उनको देखो। ठीक है, तो मतलब ये कि हम सोचते हैं कि जैसे गुरु हमसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हमें डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बट वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनसे पूछना है, बात नहीं हो रही, वो खामोश है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो तब खामोशी को मोहब्बत की जबान समझाता, मतलब मैं उसको समझाने था कि भाई खामोशी है, ये भी मोहब्बत की जबान है, कि मोहब्बत का जो रास्ता है वो
बोलने का कम और समझने का रास्ता ज्यादा होता है। वो जो जो गुरु है वो आंखों से ही सब बात कह देते हैं, बिना मुंह से बोले, बिना जबान से बोले। तो था आया वो राजी दिल, जिसको जिसको नेहा समझा था मैं। था आया वो राजी दिल, जिसको नेहा समझा था मैं। मतलब कि जो जो राजी दिल है, राजी दिल क्या है कि अ, जो बात नहीं भी हो रही है, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो हमसे नाराज हैं या हमसे बात नहीं कर रहे हैं। वो जो बात कहने की है वो आंखों से भी कही जाती है। ठीक है, तो जो हमको लग रहा था कि भाई राज छुपा हुआ है, नेहा यानी कि छुपा होना, तो राज छुपा हमें लगा कि राज छुपा हुआ, जिसको नेहा समझा था मैं, था आया वो, मतलब कि वो आया यानी कि अपियर था, वो ओपन था, खुला हुआ था। तो जो दिल का राज था वो खुला ही हुआ था, मैं समझ रहा था कि वो छुपा हुआ है, कि वो बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे क्या बात है ऐसी। लेकिन जब हम वर्बल कम्युनिकेशन के बजाय जो डिवाइन कम्युनिकेशन है, जो आंखों आंखों की बात है, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो हमें अपने सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और इवन सबके एक्सपीरियंस है कि भाई जो महाजी सत्संग करते हैं, सबको लगता है कि ये तो मेरी चीज ही थी जो महाजी ने सॉल्व कर दी, बता दी, मेरे क्वेश्चन थे सॉल्व कर दिए, मुझे यही जानना था, मेरी एक कंडीशन है, इस पे सत्संग महाजी ने किया। और ये सब लोग बोलते हैं। ऑब्वियसली सबकी जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबके आंसर मिलते हैं। तो ये भी उनकी एक ट्रिक है, या उनकी एक कॉम्पिटेंसी है पूर्ण गुरु की, कि भाई वो एक आंसर से 10 लोग, 10 नहीं मतलब हजारों के आंसर दे देते हैं। तो जो खामोशी है ना उसको, कि वो हमसे पर्सनली बात नहीं हो रही है या जो भी, तो उसको हम लगता है कि वो मोहब्बत की जुबान नहीं है, वो हमसे नाराज हैं। लेकिन वही मोहब्बत की जुबान है कि उनको हम ऑब्जर्व करें, उनको ध्यान से देखें, उनकी आंखों में देखें, तो जो हमारे जो चीजें हैं वो हमको उस मतलब बिना जबान के मिल जाती हैं। ठीक है। Mm. Yeah, true. आगे है कि सुन रहा हूँ अपनी खामोशी का चर्चा कू बकू, थी फुगा वो भी जिसे जब्त फुगा समझा था मैं। हाजी फरमा रहे हैं कि सुन रहा हूँ अपनी खामोशी का चर्चा कू बकू। मतलब कहने की जो मेरी खामोशी है, ये मतलब मैं खामोश हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है मेरे साथ। लेकिन जो खामोशी है उसका चर्चा भी मैं कू बकू सुन रहा हूँ। मतलब कि अ, जैसे कोई इंसान है उदास है, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो कहीं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में वहां पे बाहर कहीं गया, या कहीं भी साथ में लोगों में बैठा है, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो खामोशी से बैठा हुआ है। सबको मालूम चलता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये चुप चुप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वही है कि जो खामोशी है उसका चर्चा भी कुबकू यानी कि गली गुच्चे, हर गली में, हर गुच्चे में सुनने को मिल रहा है कि थी फुगा वो भी जिसे जब्त फुगा समझा था। मतलब कि फुगा होता है आह, या फिर रोना या तड़पना या आह निकलना, उसको फुगा बोलते हैं। और Mm. जब्त बोलते हैं मतलब कंट्रोल करना उस पे, या फिर उसको मतलब जैसे फारसी में जब्त सोत बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर का, तो जैसे जब्त कर लेना, उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, उसके अंदर तो मतलब कि जो फुगा है उसको अपने अंदर जब्त कर लेना, कि अपने अंदर रखना, उसको आह को बाहर नहीं निकालना, तो जब्त फुगा हो गया वो। तो मैं जब्ते फुगा समझा था कि भाई मैं तो अपने इमोशंस को सब कंट्रोल करा हुआ है, रो नहीं रहा हूँ या आहा नहीं कर रहा हूँ, अपना दर्द शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो भी एक प्रकार की फुगा ही थी, एक प्रकार का फीलिंग ऑफ, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस या सोरो ही था, क्योंकि सब लोग को समझ में आ जाता है कि भाई ये नहीं कुछ बोल रहा है, तो मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ही है उसके साथ, तो कुछ ना बोलना, इमोशंस कंट्रोल करने के बाद भी वो अपियर हो जाता है। तो Mm. वही कहने की मुझको समझा था कि वो तो जब्ते फुका है, मतलब कि वो कंट्रोल मेरे अंदर जब्त हो रखी है, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसकी भी चर्चा मैं तो गली गली में सुन रहा हूँ कि भाई ये हुआ जो भी हुआ। Mm. सॉरी, एक सेकेंड।
क्या हुआ, क्या नेटवर्क चला गया? No, he said something. He said, wait a minute. ओके। I think he's got a call or something. यस यस। हाँ जी, सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है। हम कहाँ पे थे? हाँ, कि थीफ होगा वो जब्ते थीफ होगा वो भी जिसे जब्ते होगा समझा था। मतलब कि मैं समझा था कि ऐसे मैं किसी को नहीं अपना मतलब एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी चीजें, लेकिन उसका भी गली गली में चर्चा हो रहा है, सबको मालूम चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम है, कुछ है। ठीक है। तो बेसिकली Yeah. इसमें क्या है कि एक इसका एक दूसरा नजरिया ये है कि मान लीजिए कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो वो भी एक तरीके की है, वो भी एक तरीके की मतलब सौरो है। तो हम किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हमारे चेहरे पे लोगों को दिख जाता है कि भाई ये आश्रम आया है फिर भी उदास है, रो रहा है, या जो भी रीजन है। तो मतलब जब्त करी थी मैंने उसको, लेकिन वो जब्त होने के बाद भी वो जाहिर हो गई, वो जो मेरी फीलिंग थी। ठीक है। और इसको Mm. डबल कोट्स में लिखा है, मतलब कि ये कहीं और गजल कोई या तो फिर थी उसको यहाँ पे एक ही मिसरा है, तो सकता हो कोई तरी मुशायरा हो वहां से ये तरह उसकी हो, और इस पे गजल लिखी हुई है पूरी, तो हो सकता हो इसलिए डबल कोट्स लगे हो। या ये भी हो सकता है कि किसी और शायर का शेर है, का मिसरा है, यहाँ पे लगाया Mm. हुआ है, इसलिए डबल कोट्स के अंदर आ रखा है। Mm. ठीक है। सर ने भी यही बताया था। हाँ, वही रीजन होता है कि डबल कोट्स लगा हो ना, तो ये मतलब इंडिकेशन है कि आप लोग आगे से कोई गजल कभी पढ़ेंगे महाजी की या कहीं भी, तो ये मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये कहीं और से आया हुआ है मिसरा। ठीक है। आरजी शख्स था एक अ, इल्तिफात दोस्त का, जिसको नादानी से ऐश जावेदा समझा था मैं। बहुत बढ़िया शेर है कि आरजी होता है जो टेम्परेरी, ठीक है, कभी परमानेंट नहीं रहने वाला। तो आरजी सा अक्स था एक इल्तिफात दोस्त का। इल्तिफात आया लुत्फ से। ठीक है, मतलब होता है कि नहीं, लुत्फ से नहीं आया, सॉरी, अलग है वो। इल्तिफात मतलब वही होता है काइंडनेस, या फिर उनकी तवज्जो, या उनकी प्रेम है। तवज्जो, हाँ। हाँ, उसी को अटेंशन। इल्तिफात बोलते हैं। हाँ। तो इल्तिफात हम्म। दोस्त यानी कि मुर्शिद के जो तवज्जो है या उनकी निगाह करम है हमारे ऊपर, वो एक आरजी सा अक्स था। एक इल्तिफात दोस्त का मतलब एक धुंधला, एक मतलब अक्स, जो उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। तो एक वो टेम्परेरी सा फेस था, मतलब कि जो हमारे मुर्शिद की यहाँ पर नजर करम थी, हम आ, हमारी मतलब अच्छे दर्शन हो रहे थे, अच्छी बातचीत हो रही थी उनसे, या मतलब उनकी नजर करम थी हमारे ऊपर, अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही थी, वो सब हो रहा था। लेकिन वो क्या असली में था क्या, जिसको नादानी से ऐसे जावेदा समझा था। मतलब कि मुझको लगा था कि भाई ये ऐसी जावेदा यानी कि कभी खत्म ना होने वाली ऐश है, जिस Mm. जो मतलब कि नादानी में इसको मैं समझा। मतलब कि मुझको लगा कि ठीक है, मतलब महाराज जी की तो मेरे पर बहुत दया है, बहुत तो हमेशा मतलब मेरे से प्यार से बात करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, नजरें हमेशा हमसे मिलती हैं, उनको देख के मुस्कुराते हैं, या कुछ भी बात होती है वो करते हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा। Mm.
ठीक है, तो ये कईयों के साथ ऐसा होता है कि उनको थोड़ा ईगो भी आ जाता है, या ईगो ना भी आए तब भी क्या हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। मतलब कि जैसे हमको एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिल रही है कॉन्टिन्यूसली, तो हम लाइटली लेते हैं कि यार ठीक है, तो हमारे साथ है ही, मतलब तो उनकी हम बात नहीं मानते, या जो उनके आदेश हैं उनको नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि भाई वो तो हमारे साथ हमेशा है ही, उनकी नजरें तो हमसे मिल ही रही हैं। तो एक टाइम आता है कि फिर वो जो जो इल्तफात का वक्त था ना, वो उसमें खत्म नहीं बोलूंगा, पॉज लग जाता है। मतलब कि नादानी में समझा था कि भाई ये तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन वो खाली आरजी था, मतलब टेम्परेरी फेस था, कि उन्होंने हमको मौका दिया कि हम मतलब उनकी इतनी दया मेहर थी, हमको हर चीज़ों में खुशी मिल रही थी, उनकी ब्लेसिंग मिल रही थी, उनकी उनकी नज़रें हमसे मिल रही थी, वो हमको देख के मुस्कुरा रहे थे या बात कर रहे थे, तो हमको लगा कि हमेशा चलता रहेगा ऐसे ही। बट ऐसा नहीं होता, वो कुछ टाइम बाद फिर वो उसमें ब्रेक लग जाता है, यानी कि वो जावेदा नहीं होता। उसको मैं समझा था कि वो ऐसी जावेदा ऐश है कि भाई हमेशा जिंदगी में चलता रहेगा ऐसे ही, ऐश में रहेंगे हम, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो आरजी होता है। हम्म, इवन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात भी अगर करें, अंदरूनी दुनिया में जो मालूम चलता है लोगों की बात सुन के कि भाई एक टाइम पे उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बड़ी अच्छी थी, फिर बीच में कुछ भी रीजन से ध्यान दुनिया में हो गया या जो भी हो गया, वो एकदम खत्म हो गई, दुनिया में फंस गए। फिर एक टाइम दोबारा से फेज आता है कि वापस वो धीरे 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 करंट लगती है, वापस उनकी तरफ हम खिंचते हैं। तो सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता रहता है, ऊपर नीचे। तो अब चाहे बाहर के परस्पेक्टिव से उनकी नजदीकी के बारे में सोचें या फिर अंदरूनी प्रोग्रेस के बारे में सोचें, दोनों के लिए शेयर एकदम जो है परफेक्ट बैठता है। हम्म, ठीक है। अगला शेयर भी कुछ इस तरह से ही लग रहा है मुझको। तुमने आंखें फेर ली, फेर ली मुझसे तो ये मुझ पर मुझ खुला। पे खुला, खारजार जिंदगी को गुलिस्तान समझा था मैं। क्या बढ़िया शेर है। ये फरमा रहे हैं कि जो तुमने आंखें फेर ली मुझसे तो ये मुझ पे खुला। मतलब ये है कि जब हमारे साथ लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कर्म के लिहाज से कुछ पूछनी चाहती रहती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो वो कांटों भरी जिंदगी है, खारजार जिंदगी है, मतलब कि कांटों से भरी हुई जिंदगी है। तो जब मुश्किल की नजरें हमारी तरफ होती हैं, उनकी आंखें हमारी तरफ होती हैं, तवज्जो उनकी होती है, तो वो खारजार जिंदगी भी हमको गुलिस्तान लगती है। कि क्योंकि उनका साथ हमको मिल रहा है, उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है, उनके बैक्स में उनका एक जो संभालना है उनका, तो हम कुछ भी प्रॉब्लम में आए वो हमको संभाल लेते हैं, हमें गिरने नहीं देते हैं। उन वो हमको बस देख लेते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनसे लड़ने की ताकत उनको मिल जाती है। तो वो तब तक होता है जब उनकी नजरें हमारी तरफ होती है, जब वो नजरें हमसे फेर लेते हैं। फेर लेने का मतलब ये है कि वो उनका सपोर्ट है पीछे, लेकिन हमको लग रहा है कि उनका सपोर्ट नहीं है, हमको लग रहा है कि वो नजरें हमसे फेर ली इन्होंने, वो हमको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ना हमसे नजदीकी आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। तो मुझको ये रियलाइज हुआ उस टाइम पे कि जो जिंदगी थी भाई वो कितनी प्रॉब्लम्स वाली है। मैं तो उसको समझा गुलिस्तान है, बढ़िया मजे में सब मजे चल रहे हैं, बढ़िया सब कुछ है, क्योंकि वो लग रहा था वो जिंदगी अच्छी नहीं थी, वो आपकी नजरें करम थी जिसलिए हमको जिंदगी अच्छी लग रही थी। असली में जिंदगी कैसी है, खारदार भरी हुई जिंदगी है, मतलब कि कांटों भरी जिंदगी है, कर्मों के लिहाज से जो कुछ नहीं जाता है, जो हमारे प्रलब्ध के हिसाब से दुख आते हैं। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी जॉब में कुछ दिक्कत हो गई, कभी कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो फिर लगती हैं यार कि अब हमको सपोर्ट नहीं, मतलब सपोर्ट है पीछे उनका, क्योंकि लेकिन जाहिरी तौर पे लगता है कि नहीं है। तो हमको रियलाइज होता है कि भाई जी लाइफ तो कितनी प्रॉब्लम्स भरी है, हमको लगा था कि तुम मजे में चल रही है। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने ये वाली है। गुलिस्ता है कि गुलसिता है? ये जो वर्ड है, गुलिस्तान, गुलिस्तान है। गुलसिता, गुलिस्ता है। हम्म। बोली। हाँ, गुलसितान बोले गुलिस्तान बोले, वो मतलब वही है कि गुल प्लस गुल स्थान। चमन है। think it's हाँ। Gul हाँ मतलब Sitar is गुल Gul प्लस Sitar. स्थान। तो अच्छा। बोला शेर तो पिछला क्लियर हो गया ना, तुमने आंखें फेर ली वाला। Right. हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है कि वो भी निकले बर
बरको बर बादो बागबां की मिल्कियत, चार तिनके जिनको अपना आशियां समझा था मैं। तो हमारी फरमा रहे हैं कि सर ने अच्छे ही बताया था बहुत शेर की, जो जो एक पक्षी है कुछ जो तिनके बना के घोंसला बनाता है अपना तिनकों के थ्रू। तो जो चार तिनके हैं जिसको वो अपना आशियां समझता है, जो तिनकों से अपना घोंसला बनाता है कोई चिड़िया या कुछ भी, तो वो क्या होता है एक्चुअली में, वो भी निकले बर्क ओ बाद ओ बागबां की मिल्कियत। मिल्कियत मतलब होता है कि उसका पॉजिटिवनेस, यानी कि उसका क्या वो एग्जैक्ट वर्ड है उसका, मतलब somebody's सॉरी। when you say it's somebody else's property. हाँ मतलब राइट, वही मिल्कियत प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि मतलब उसका He was the एग्जैक्ट अधिकार। वर्ड। हाँ अधिकार बोल सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग इसका देखता हूँ। इसलिए फर्क है कि लैंग्वेज में, ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका फर्क। मिल्कियत स्वामित्व हिंदी में बोलते हैं, oh, इंग्लिश में क्या है, ओनरशिप। ownership. हाँ ओनरशिप, Own- करेक्ट। कि वो ओन करते हैं किसी चीज को, तो मिल्कियत होता है यानी उसे ओन करना। तो जो चार तिनके हैं जो घोंसला है वो भी किसकी ओनरशिप है उसमें, बर्क। बर्क क्या होता है, बिजली, lightning. लाइटनिंग। ठीक है, तो अब जैसे कभी हो सकता हो कि भाई बिजली आए और गिर जाए घोंसले पे, कब घोंसला खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो बिजली की ओनरशिप है उस पर कि भाई बिजली की जब मर्जी हो उसको उड़ा दे, तो उसकी ओनरशिप हो गई एक तरीके से। बाद बाद होता है कि जो हवा चलती है तेज की, तो वही तिनके में क्या ही वैल्यू होती है, हल्के सा होता है, हवा से उड़ गया, तो Hmm. हवा की ओनरशिप भी है उसमें। और बागबान Bag. यानी कि जहाँ पे घोंसला बनाया है वो किसी की प्रॉपर्टी, लैंड जो है वो किसी इंसान का होगा या किसी मालिक होगा उस Gar- जगह का ना। हाँ। गार्डनर। हाँ तो उसकी ओनरशिप उस पे, यानी कि जो जो तिनका है, मतलब जो चार तिनके का हमने घोंसला बनाया वो भी अपना नहीं है वो पक्षी का, वो भी इन सब चीजों की मिल्कियत है। मतलब कि क्या कि जो हम जब दुनिया में जीते हैं, तो जब ऊपर वाले का करम हमारे पर होता है, तो हम बड़े बड़े प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो हमको लगता है कि भाई हमारा हो गया ये, लेकिन हमारा हमको लगता ही खाली क्योंकि हम पहली बात तो इस दुनिया के हैं ही नहीं, तो इस दुनिया की चीजें भी हमारी नहीं एक तरीके से हुई। दूसरी बात यह है कि अ, हमें क्या पता कब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जब वो चीज हमसे छिन जाए, या इवन कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए कि भाई किसी ने धोखाधड़ी किसी ने हड़प ली है हमारी प्रॉपर्टीज, या कुछ हमारे काम में लॉस हो गया, हमको घर बेचना पड़ गया अपना। तो वो एक Hmm. इंडिकेशन, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बरको बादो बागमा। ठीक है, अब बागमा दुनिया में कौन है, जैसे जो सस्टेनिंग पावर इसको काल बोलते हैं, या इवन जो शारीरिक तौर से भी फिजिकल लेवल पे जो भी जो मालिक है उस सिटी का, एक मतलब गवर्नमेंट है या जो भी है। तो कभी गवर्नमेंट की कोई चीज़ होती है बाई चांस, हमें लगता है कि हमने बना दिया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की जमीन निकली तो वापस हमको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वही फरमा रहे हैं बेसिकली कि जो उनको चीज़ें हासिल होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दुनिया में, घर हो गया या घर ही मेनली जो जिनका है, तो या प्रॉपर्टीज है या फाइनेंशियल बहुत सारे हैं, पैसे रुपए इकट्ठे हो गए, तो हमको लगता है कि भाई हमने ये सब कर लिया, हमारा हो गया। लेकिन कहने कि भाई आपको क्या पता कि कब कर्मों के लिहाज से आपको कब ये सब आपसे छिन जाए, या कुछ रीजन हो कि भाई आपका एग्जैक्टली है भी कि नहीं है, इन द सेंस कि बाद में निकले कि भाई नहीं तो हमारा था नहीं। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो हमें ईगो नहीं गिराना चाहिए कि भाई हमने ये सब एकत्र कर लिया, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, हमको जो मिलता है प्रभु का, गुरु का शुक्राना शुक्राना करना चाहिए कि भाई आपकी दया से हमको रहने की जगह मिली है दुनिया में, या फाइनेंशियल अच्छी मिले हैं तो उनको सेवा में लगाएं उस चीज को, या जो भी हमको चीजें जो देने मिली हैं उसको अपने ऊपर कि भाई हमारा हो गया, अपनी मिल्कियत ना दिखाएं, तो हम समझते हैं कि हमारा है ये। कहते हैं ना कि चार तिनके जिनको अपना आशियां समझा था, मतलब कि मेरे रहने की जगह है, आशियां बोलते हैं, घोंसले को ही बोलते हैं आशियां। तो जो हमारे हमको लगता है कि भाई तो मेरा घर हो गया, अब तो ये मतलब मैंने बनाया, तो एक ईगो भी आ जाता है, एक क्या बोलते हैं, मतलब एक थोड़ा शो ऑफ भी कभी कभी लोग करते हैं कि भाई मेरे पास इतना बड़ा घर है या जो भी है, उसे प्राइड करते हैं, तो वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी मिल्कियत नहीं है, वो परमात्मा की दुनिया है तो उनकी मिल्कियत है। या
काल की मिल्कियत है इस दुनिया में, अगर देखा जाए तो कभी भी कुछ भी आ सकता है। हमसे छीनना होगा तो वो ऐसे छीन जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा होगा। और तो किसी चीज़ पे अपना वो नहीं करना चाहिए कि भाई ये हमारा है या हमने बना लिया इसको। ठीक है। Very ये true. खाली इस केस में नहीं, इवन स्पिरिचुअल रास्ते में हर चीज में उनको फायदेमंद रहता है कि कुछ भी हुआ हो तो हम अपने ऊपर ना लेके अपने गुरु का शुक्राना करें कि उनकी दया से उनकी दया है जो हमको ये सब मिला है। तो फिर वो कहते हैं ना कि शुक्राना करने से फिर परमात्मा और हमको देते हैं, गुरु हमको और देते हैं। अगर हम अपना सोचें कि भाई हमने कर लिया तो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, आगे है कि कर सकें दर्शन न वो भी अर्ज हाल आरजू, Hmm. जिन निगाहों को मोहब्बत की ज़बां समझाता मैं। ज्यादा Uh, है ना मेरा? ज्यादा है ना मेरा? तीन मेरे तो दूंगा, पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो महाजी फरमा रहे हैं कि जिन निगाहों को मोहब्बत की ज़बां समझाता मैं, वापस पहले शेर से मिलता जुलता आ गया यहाँ पे। कह रहे हैं कि जो निगाहें थी, मतलब हमारी अपनी निगाहें थी जिनको हमने सोचा था कि ये मोहब्बत की ज़बां है। मतलब हम अपनी कोशिश करेंगे कि भाई जो हमें शिकायत है या जो हमें मोहब्बत में उनसे शिकायत करनी है या जो भी गिले शिकवे करने हैं वो हम कर पाएंगे उनसे, कि जो मोहब्बत की बातें होती हैं वो करेंगे उनसे। जिन जिन निगाहों को मोहब्बत की ज़बां समझाता मैं, कर सके दर्शन न वो भी अर्ज हाल हर्ज, यानी कि हमको जैसे कुछ चाहिए था स्पिरिचुअल लेवल पे या इवन दुनियावी लेवल पे, उनसे कुछ मांगना था महाराज से, गुरु से। तो हम सोचा कि भाई आज जाते हैं आश्रम, आज बात करेंगे उनसे इसके बारे में। तो उस समय हम वो बात नहीं कर पाए। क्यों नहीं बात कर पाए? कि हमें लगा था कि भाई आज ये बात कर लेंगे, लेकिन जब वो हमारे सामने आए तो जो अर्ज ए आले हारजू, हमारी जो आरजू थी, जो डिजायर था, चाहिए था, उसका जो हाल, जो मतलब हाल था प्रेजेंट में था, उसके उसका अर्ज नहीं कर पाए उनसे, मतलब उसकी रिक्वेस्ट नहीं कर पाए उनसे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक तो महाजी हमारे सामने आते तो वैसे भी क्या बोलना होता है क्या निकल जाता है पता नहीं, कुछ निकलता भी नहीं कभी कभी मुंह से, खड़े खड़े रह जाते हैं हम लोग। तो और उनको जो बुलवाना है वो बुलवाना है जो उनको लगता है कि सही है हमारे लिए, वही हमारे मुंह से निकलता है फिर। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बोले ही हमको उन्होंने दे दिया, तो फिर बोलने की नौबत ही नहीं बची। तो क्या बोले भाई, जो चाहिए मांगने आए थे वो तो उन्होंने पहले ही दे दिया हमको। तो जो भी हम सोच के जाते हैं कि आज ये अर्ज करेंगे, वो अर्ज हो ही नहीं पाता है। वो आरजू जो है वो उनके सामने रख ही नहीं पाते हैं। वही शेर में समझा रहे हैं। hmm. ठीक है, क्लियर है? Right. Mm-hmm. ये गजल भी खत्म हो गई है अभी। बस तीन बची हैं। अच्छा, तीन बची हैं और अभी। कोई नहीं, आप लोग पढ़िए। मेरे अगर मौका मिलेगा तो मैं हम्म उसका मीनिंग जो है लिख के ग्रुप पे भेज दूंगा या ऑडियो फाइल बना के भेज दूंगा। आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो आप लोगों को हल्का सा मतलब आइडिया तो मिल ही जाएगा। बाकी क्लास में अपने तो रिकॉर्डिंग तो है, सर वाली क्लास की तो है ही है। बाकी मैं ट्राई Hmm. करता हूँ, अगर बीच में टाइम है भेज सकूंगा उसमें। ठीक है। There will be class on Saturday. यस। Okay. वो आपको सामने कहा था ना, असाइनमेंट करवाएंगे एक, जस्ट एक काइंड ऑफ वार्म अप होगा आपका एग्जाम का, कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा पेपर आएगा हमारा। Okay. हाँ जी, ठीक है।